अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को बात करनी है जी अबाउट कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। और कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन से मुतल्लिक काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कई मरतबा रिपीट हो चुके हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में, लाइक NTS, PTS एट्सेट्रा। और इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हम उर्दू में इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करें कि CPR क्या होता है और इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं। तो जिन चीज़ों पर आज हम बात करने लगे हैं जी इस लेक्चर में, वो चीज़ें क्या क्या हैं उसकी एक लिस्ट है जी। सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है जी डेफिनेशन क्या है CPR की, और चेन ऑफ सर्वाइवल क्या है, 7 जो स्टेप्स हैं इसके CPR के इंपॉर्टेंट वो क्या होते हैं, 5 कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव CPR वो क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है जी कि किसी को CPR की ज़रूरत क्यों पेश आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कब हमें CPR देना है और कब हमें CPR नहीं देना है, कब हमें CPR देना बंद कर देना है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि CPR इन्फेंट के लिए कैसे होगा, चाइल्ड के लिए कैसे होगा, अडल्ट के लिए कैसे होगा, कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें मुख्तलिफ हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जी अबाउट डेफिनेशन की। डेफिनेशन में कार्डियो का मतलब क्या होता है जी, हार्ट। कार्डियो का मतलब है हार्ट यानी कि दिल। अगर किसी शख्स के दिल की धड़कन रुक चुकी है तो उसको बहाल करना, वो भी इसमें शामिल है। और पुल्मोनरी का वर्ड जो है इसका मतलब होता है जी लंग्स या रिलेटेड टू लंग्स। रेस्पिरेशन से मुतल्लिक कोई भी चीज़ है, फेफड़ों से मुतल्लिक कोई भी चीज़ है तो उसको हम गिनते हैं पुल्मोनरी के सेक्शन में। तो कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है किसी शख्स के दिल की धड़कन और सांस को दोबारा से बहाल करने का अमल जो है, दैट इज़ CPR जो है, दैट इज़ CPR। और CPR में होता है क्या कि जी हम चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं जी, सीने को दबाया जाता है ताकि वो दबाव दिल तक पहुंच सके, ठीक है, ताकि दिल की धड़कन दोबारा से स्टार्ट हो सके, दिल को स्टिमुलेशन मिल सके। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है जी वो होता है जी वेंटिलेशन का, जिसमें हम किसी शख्स को रेस्पिरेशन देते हैं। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दी जा सकती है। उसके अलावा इसके लिए हम BVM भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बैग वेल्व मास्क कहा जाता है। और बैग वेल्व मास्क का दूसरा नाम जो है दैट इज़ ऑल्सो एम्बो बैग, जो कि किसी भी एम्बुलेंस सर्विस का एक बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद है जी कि चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है जी। चेन ऑफ सर्वाइवल में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द अर्ली रिकग्निशन। अर्ली रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? अर्ली रिकग्निशन का मतलब होता है कि आप जल्दी से शनाख्त कर लेते हैं कि आया मरीज़ को ज़रूरत है CPR की या नहीं, या किस फर्स्ट एड की ज़रूरत है उसको। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, साथ ही हम कॉल कर देते हैं जो हमारी इमरजेंसी मेडिकल्स ने डिसाइड कर लिया कि इसको वाकई CPR की ज़रूरत है, और आप उसको फ़ौरन से CPR देना शुरू कर लेंगे। इसके बाद है जी अर्ली डिफिब्रिलेशन। अब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जो कि आमतौर पर ज़ाहिर है कि घरों में या ऑफिस वगैरह में तो अवेलेबल नहीं होती, एम्बुलेंस में मौजूद होती है। और उसकी मदद से क्या होता है कि दिल को करंट का झटका दिया जाता है ताकि जो दिल की एक्टिविटी है उसको हम दोबारा से बहाल कर सकें। इसके बाद होता है जी पोस्ट रिससिटेशन केयर। पोस्ट रिससिटेशन केयर से मुराद क्या है? इसमें ये होता है कि जब एक शख्स को CPR दिया गया उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करके हॉस्पिटल में जो केयर दी जानी है वो पोस्ट रिससिटेशन केयर कहलाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं चेन ऑफ सर्वाइवल कहलाती हैं। किसी शख्स की जान बचाने की जो चेन है, इसमें किसी भी जगह इस लिंकेज में अगर ब्रेकेज आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उस शख्स की जान के लिए खतरा हो सकती है। 7 स्टेप्स ऑफ CPR। 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले है जी चेकिंग द सीन एंड द पर्सन। जो पर्सन है आपका उसको आप चेक करते हैं, जो सीन है उसको आप चेक करते हैं कि वो जगह ख़तरनाक तो नहीं है, वहाँ पे कोई इस किस्म का इंसिडेंट ना होने का चांस हो, खुद आपकी जान को किसी किस्म का ख़तरा ना हो, देन आप वहाँ पर जो वो CPR स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप क्या करते हैं जी कि EMS को आप कॉल कर देते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को आपने कॉल कर देनी है। ओपन एयरवे। एयरवे से मुराद है जी सांस का रास्ता, नाक और मुंह। कोई भी चीज़ पेशेंट के नाक और मुंह के अंदर नहीं होनी चाहिए, वॉमिट नहीं होनी चाहिए। ट्रॉमा या एक्सीडेंट के केस में कोई ब्लड वगैरह हो सकता है, आर्टिफिशियल टीथ हो सकते हैं, मरीज़ कोई चीज़ खा पी रहा था तो वो चीज़ उसके मुंह के अंदर हो सकती है। बाज़ लोग पान, नस्वार वगैरह इस तरह की चीज़ें मुंह में रखते हैं, या गुटखा वगैरह, तो वो इस किस्म की कोई चीज़ किसी के मुंह के अंदर ना हो, ठीक है जी। चेक फॉर ब्रीदिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मरीज़ के मुंह और नाक के करीब अपना कान रख के हम देखते हैं कि शायद हवा का गुजर हो या ना हो, उसको फील करने की कोशिश करते हैं। उसके सीने के उभार को गौर से देखते हैं कि यार उसके सीने में उभार वगैरह पैदा हो रहा है या नहीं पैदा हो रहा, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। इसके बाद हम उसको देते हैं जी चेस्ट कंप्रेशंस। सीने के ऊपर दरमियानी हड्डी जो है स्टर्नम, इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रख के और उसको हम कंप्रेशंस देते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, फुल प्रोसीजर हम इसका डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिलीवरिंग रेस्क्यू ब्रेथ्स। रेस्क्यू ब्रेथ देने का मतलब क्या होता है कि आप मरीज़ के सांस को बहाल करने के लिए उसको आप सांस दे सकते हैं। और सांस देने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं, बैग वेल्व मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन है रिपीट CPR स्टेप्स, कि जो आपने स्टेप्स किए थे CPR के उनको आप रिपीट करते रहते हैं। कब तक रिपीट करना है जी, इस पर भी हम बात करते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स जो हैं जी हाई परफॉर्मेंस CPR के। हाई परफॉर्मेंस CPR के 5 हिस्से या 5 जुजियात इसकी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली है जी चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन।
चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, साथ हमने ब्रैकेट में दिया हुआ है कि जी 80% ऑफ टाइम। अब 80% ऑफ टाइम कौन सा टाइम? वो टाइम जो हमने सीपीआर के लिए इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पे आपने एक शख्स को अगर 5 मिनट सीपीआर देते हैं तो उसमें से कम 4 मिनट आपके होने चाहिए जस्ट उसकी चेस्ट कंप्रेशन के ऊपर। दिस इज नोन एज द चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है, कि आपने जो टोटल टाइम सीपीआर दिया था उसका मिनिमम 80% जो है उसको वैलिड किया गिना जाता है, एक इफेक्टिव सीपीआर उसको काउंट किया जाता है। चेस्ट कंप्रेशन का आपका रेट क्या था, आपने कितनी स्पीड में या कितने वक्त में कितनी कंप्रेशंस जो थी वो उसको दी हैं, और चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ कितनी गहराई तक उसका सीना जो था उसको आपने प्रेस किया है। अब ये चीज़ें जो डिफर करती है कि अगर एक छोटा बच्चा था तो उसकी सीने को हमने कितनी गहराई तक दबाना है, और अगर एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक अडल्ट है, एक बालिग आदमी है, तो उसके लिए आपने उसको कितनी गहराई तक उसके जो चेस्ट है उसको आपने कंप्रेशन देनी है। चेस्ट रिकॉयल, जब एक मरतबा सीने को दबाया जाता है तो उसको उभरने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए होता है, तो वो जो है वो चेस्ट रिकॉयल कहलाता है। वेंटिलेशन से मुराद होता है जी किसी को सांस वगैरह देना या हवा की आमदोरफ्त को सही करना या उसमें हेल्प आउट करना। व्हेन टू स्टार्ट सीपीआर, आपको सीपीआर कब शुरू करना है? ठीक है, तो जब कोई पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होता है, यानी कि बेहोश है, बेसुध है, अनरिस्पॉन्सिव होता है, किसी किस्म का रिस्पॉन्स शो नहीं करता, आप उसको हिला रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम AVPU का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कि जी अगर नॉट ब्रीदिंग एट ऑल, अगर वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा, ठीक है, तो इस सूरत में भी हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। या फिर एक सूरत ये भी होती है कि मरीज सांस लेता है लेकिन तकलीफ के साथ बहुत थोड़ा सा सांस लेता है और फिर वो सांस उसका उखड़ जाता है, तो ऐसी सूरत में भी हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। और हैज़ नो पल्स, अगर उसकी पल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो उस सूरत में भी आप उसको जो है वो सीपीआर दे सकते हैं। वाई माइट समवन नीड अ सीपीआर, किसी को सीपीआर की जरूरत क्यों पेश आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी को सीपीआर क्यों देना पड़ेगा जी। सडन कार्डियक अरेस्ट की सूरत में हो सकता है कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है अचानक से, तो उसको तो जाहिर सी बात है कि सीपीआर देना ही देना पड़ेगा। सडन कोलैप्स, अचानक से कोई शख्स गिरता है, बेहोश हो जाता है, नींद बेहोश हो जाता है, ऐसी हालत में आ जाता है, उसको सीपीआर की जरूरत हो सकती है। नियर ड्राउनिंग की केस में जरूरत पड़ सकती है सीपीआर की। अब नियर ड्राउनिंग क्या चीज़ होती है? नियर ड्राउनिंग का मतलब ये होता है कि एक शख्स जो था वो पानी में डूब गया है और उसको आपने वहां से रिकवर कर लिया, ठीक है, निकाल लिया पानी में से, अभी उसकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, नियर ड्राउनिंग। अब उसके फेफड़ों में पानी जा चुका है, उसके लिए रेस्पिरेशन मुश्किल हो चुकी है, चेस्ट इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, तो उसको जो नियर ड्राउनिंग था उसको भी आपको सीपीआर देना पड़ सकता है। ऑक्सीजन की कमी हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया हो चुका होता है, तो उसकी वजह से। एक्सीडेंट या ट्रॉमा के केस में हो सकता है कि किसी शख्स को कोई हादसा पेश आया था, ऊंची बिल्डिंग से गिर गया था, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी इस तरह का था, उसको सीपीआर देना पड़ सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन, अगर किसी शख्स को करंट लग जाता है तो उस सूरत में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि दिमाग जो है वो दिल का कंट्रोल छोड़ देता है और कार्डियक अरेस्ट में इंसान चला जाता है, तो ऐसी सूरत में भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे मरीज़ को सीपीआर देने की। इसके बाद है कि जी हैज़ पल्स एंड ब्रीदिंग व्हेन नॉट टू गिव सीपीआर, जब हमें सीपीआर नहीं देना है, जब मरीज़ की पल्स चल रही है और वो सांस ले रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमें सीपीआर नहीं देना है। अगर वो सीन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यानी वो इतना ख़तरनाक जगह थी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर आग लगी हुई है या कोई जहरीली गैसेस भरी हुई हैं या कोई बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है या बिल्कुल रोड के ऊपर मरीज पड़ा हुआ है, तो फौरी तौर पर वहाँ पर हम उसको सीपीआर नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी। साइंस ऑफ डेथ, साइंस ऑफ डेथ से मुराद क्या होता है जी कि मौत की निशानियाँ कि जिनसे जाहिर होता है कि ये डेथ हो चुकी है। अब इंजरीज इनकम्पैटिबल विद लाइफ, ऐसी चोटें कि जो लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है। अब खुदा न खास्ता किसी का बिल्कुल सर ही कट चुका हो तो आप उसको सीपीआर देते रहो, वो तो डेड बॉडी है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो हार्ट को क्रॉस कर चुकी हो, ठीक है, तो उसको हम बिल्कुल ही, वो जाहिर सी बात है ऐसी इंजरी है कि जो लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद है जी रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस का मतलब क्या होता है कि जब अगर आपको हेयरफॉल, क्या होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी के अंदर अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है, उसके मसल्स, उसके जॉइंट्स वगैरह स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, उसमें सख्ती पैदा होनी शुरू हो जाती है, इसको रिगर मॉर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है जी लिवर मॉर्टिस। लिवर मॉर्टिस का मतलब क्या होता है, जिसको लिविडिटी भी कहा जाता है। लिवर मॉर्टिस या लिविडिटी से मुराद ये होता है जी ऐसी सिचुएशन कि जब ब्लड जो है ये सर्कुलेट करना बंद करता है, तो ये जहाँ जहाँ टिश्यूज़ के अंदर सप्लाई हुआ था वहाँ पर इकट्ठा होकर क्लॉट होना शुरू कर देता है, जमना शुरू कर देता है, तो ये भी एक डेथ का साइन होता है। जब मौत होती है तो मौत की इब्तदाई कंडीशन में से एक कंडीशन होती है। ऑब्वियस डेथ कि जब कंफर्म हो चुका है कि मरीज जो वो मर चुका है। एंड कोल्ड टू टच कि अगर उसकी बॉडी में हीट बाकी नहीं है, वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, तो ये तमाम निशानियाँ जो होती हैं ये होती हैं डेथ की। नेक्स्ट पेज है कि व्हेन टू स्टॉप सीपीआर। आप एक मरीज़ को आपने देखा था उसमें साइंस ऑफ डेथ नहीं थे और सिचुएशन भी ठीक थी, आप उसको सीपीआर दे रहे थे, तो आपने सीपीआर देना बंद कब करना है, कब आप स्टॉप करेंगे सीपीआर को।
सबसे पहली जो बात है कि जब मरीज खुद से सांस लेना शुरू कर देता है, रिगेन्स ब्रीदिंग, उसकी सांस जो उसका बहाल हो जाता है, तो आपको सीपीआर की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी पल्स स्टार्ट हो जाती है, दिल दोबारा से धड़कना शुरू कर देता है, तब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको मजीद सीपीआर दें। एडवांस्ड हेल्प अराइव्स, कि जो आपसे ज़्यादा ट्रेंड लोग थे, एम्बुलेंस सर्विस के लोग थे, मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं, तब आप वहाँ पे सीपीआर को स्टॉप कर सकते हैं। डिक्लेयर्ड डेड, अगर कोई डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है, वो चेक कर लेता है या उसकी डेथ को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये डेड है, देन आप उसका सीपीआर स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सूरत हो सकती है जी? फिजिकल फटीग। फिजिकल फटीग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीपीआर मेडिकल लाइन का मुश्किल तरीन काम होता है, मुशक्कत भरा काम होता है कि एक इंसान के सीने को कंप्रेस करना मुसलसल, और वो भी स्पीड में, और उसके साथ उसको सांस जो उसको बहाल करना, इसमें अच्छी खासी एफर्ट लगती है। तो अगर आप मुसलसल सीपीआर दे रहे हैं, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं है, तो सीपीआर देने से क्या होता है, इंसान बहुत जल्दी थक जाता है। तो अगर आप इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि आप मजीद सीपीआर नहीं दे सकते हैं, तो बजाय इसके कि खुद आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी मुतासर हो जाए, आप उस वक्त सीपीआर को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अब मस्ट टू नो बिफोर स्टार्टिंग अ सीपीआर। सीपीआर को शुरू करने से पहले जिन बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी, वो कुछ टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि कैब है। कैब से मुराद क्या होता है जी? कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। कंप्रेशन मतलब सीने को दबाना, एयरवे मतलब सांस के रास्ते का क्लियर होना, और ब्रीदिंग मतलब उसको मसनवी सांस देना। प्रोसीजर जो है ये वेरी करता है जी इन्फेंट्स के लिए भी, जिनकी एज हम काउंट करते हैं जी फ्रॉम 0 to 1 ईयर। अब कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र जो है वो एक दिन से लेके, कुछ घंटे से लेके और 1 साल तक की होगी, उसको हम इन्फेंट काउंट करते हैं। चाइल्ड हम किसको काउंट करते हैं जी? जिसकी एज 1 to 8 ईयर होती है, और इससे अबव जो होंगे उसको हम अडल्ट में काउंट करते हैं। अब है कि जी जो हमने भी एक वीडियो बनाई है